स्वागत है आपका मिलेट टाइम्स में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपने खास प्रोग्राम खबर दर खबर को लेकर। आज के अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के बारे में, जिन पे मुंबई पुलिस ने फॉल्स टीआरपी का इल्जाम लगाया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में एक नया गठबंधन बनाया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM और मायावती की बहुजन समाज पार्टी BSP के साथ ही समाजवादी दल डेमोक्रेटिक JAP और RLSP शामिल है। इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया है। RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को इस गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। गुरुवार को पटना में हुई इन सभी दलों को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका फैसला किया गया है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव होंगे और सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया था। महागठबंधन से अलग होने और NDA में शामिल होने की नाकाम कोशिश के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को इस फ्रंट के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में अपना समर्थन देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 30 साल की सरकार से बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ है। ओवैसी ने कहा, नीतीश कुमार और बीजेपी के 15 साल और राजद कांग्रेस के 15 साल के शासन के बाद भी बिहार के गरीबों की स्थिति जस की तस है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पीछे है। हमने बिहार के भविष्य के लिए इस गठबंधन को बनाया है। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन और NDA दोनों फेल है। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में राज्य और पीछे हो गया है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। पलायन के लिए युवा अभी भी मजबूर हैं। राजद ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से मुकेश रोशन को प्रत्याशी बनाया है। दूसरे चरण की इस सीट से पिछली बार तेज प्रताप यादव ने चुनाव जीता था। ये सीट राजद के लिए सुरक्षित भी मानी जाती है। अब उनका हसनपुर से चुनाव लड़ना तय है। मुकेश को बुधवार की देर रात राजद की ओर से सिंबल थमा दिया गया है। बता दें कि पत्नी ऐश्वर्या राय के महुआ से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट छोड़ने और हसनपुर से चुनाव लड़ने का घोषणा किया था। दिलचस्प बात यह है कि JDU ने महुआ से राजद के पूर्व मंत्री की बेटी अस्मा परवीन को प्रत्याशी बनाया है। अस्मा पेशे से डॉक्टर है और कई वर्षों से राजद में सक्रिय थी, लेकिन बाद में उन्होंने JDU का दामन थाम लिया था। वहीं हाथरस केस में आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं। इसी बीच आरोपियों ने जेल से कुछ ऐसा किया है जो सुर्खियों में आ गया है। हाथरस केस के चारों आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक ASP को चिट्ठी भेजा है। इसमें आरोपियों ने कहा कि वो निर्दोष हैं और उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। आरोपी संदीप का ये भी कहना है कि लड़की को उसके घर वालों ने ही मारा है। वहीं मुंबई पुलिस ने कहा कि TRP की हेरफेर को लेकर रिपब्लिक टीवी सहित 3 चैनल की जांच की जा रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें से एक रेटिंग को आंकने के लिए पीपल मीटर लगाने वाले एक एजेंसी का पूर्व कर्मचारी भी है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों जो न्यूज चैनल में सर्वोच्च टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का दावा कर रहे हैं को आज या कल समन किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि चैनल से जुड़े किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, सीनियर हो या कोई भी हो, उनसे पूछताछ की जाएगी। यदि मामले में उनकी संलिप्तता है तो उनसे पूछताछ होगी। यदि किसी अपराध का खुलासा होता है तो अकाउंट को सीज कर लिया जाएगा और अन्य कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन में गुरुवार को अहम बदलाव किया है।
सरकार ने 12 चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों की तत्काल रूप से अनुमति दे दी है। इससे पहले गृह मंत्री ने 15 अक्टूबर के बाद से ही चुनावी राज्यों में रैली की अनुमति दी थी। सरकार के इस ऐलान से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 की पुरानी गाइडलाइन के तहत बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण राजनीतिक दल चुनावी रैलियों और सभाओं को आयोजित नहीं कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कई राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी। इन चुनाव में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव, कुछ सीटों पर उपचुनाव एवं एक सीट पर लोकसभा चुनाव शामिल है। बिहार में 28 अक्टूबर से 3 फेज में मतदान करवाए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड और उड़ीसा में भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे का ऐलान 10 नवंबर को होगा। वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राजनीतिक दलों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वे कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए किए गए सभी उपायों का पालन करेंगे। इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर को जारी किए गए अपने दिशा निर्देश के सभी नियमों का पालन करना होगा। तो आइए चलिए अब हम आपको विस्तार में बताते हैं रिपब्लिक टीवी का क्या है पूरा मामला। दरअसल मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 3 चैनलों के नाम उजागर किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का है। ऐसे में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से जब जी मीडिया संवाददाता ने पूछा कि क्या रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होगी, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा, कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी पद पर हो, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 छोटे चैनलों के मालिकों को अरेस्ट किया गया है। कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में कमिश्नर ने कहा कि चैनल की टीआरपी किसी के घटना के कारण नहीं बढ़ी है, बल्कि इसे हेराफेरी करके बढ़ाया गया है। अगर इन 3 चैनल के अलावा भी कोई शक के दायरे में आता है तो जांच की जाएगी। सूचना और प्रसार मंत्रालय से समस्त विवरण शेयर किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई के लिए आग्रह किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत, वॉक्स सिनेमा और वक्त मराठी का भी नाम उजागर किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये टीवी चैनल पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का काम कर रही थी। टीआरपी को कैलकुलेट करने वाली एजेंसी बीएआरसी से जुड़ी हंसा नाम की एजेंसी पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इस राज का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में 3000 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं। मुंबई में तकरीबन 2000 पैरामीटर्स के मेंटेनेंस का जिम्मा बीएआरसी से जुड़ी एजेंसी हंसा को दिया गया था, जो टीआरपी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। जिन घरों में ये कॉन्फिडेंशियल पैरामीटर लगाए गए थे, उस डेटा को किसी चैनल के साथ शेयर कर उसके साथ टीआरपी को छेड़छाड़ किया गया है। इन घरों में एक खास चैनल को ही लगाकर रखने के लिए कहा गया था, जिसके बदले में उन्हें पैसा दिया जाता था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश किया गया है। वहीं रिपब्लिक चैनल के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई और चैनल के खातों की जांच करने का इशारा भी मुंबई पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने धारा 409, 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स के बैंक अकाउंट से तकरीबन 20 लाख रुपए और 8 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 3 चैनलों की जानकारी मिली, जिनमें से 2 छोटे चैनल हैं। ये डेटा को कॉम्प्रोमाइज करने का काम करते थे, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे थे। विशेष चैनल को ऑन करने के लिए कहा जाता था। अनपढ़ लोगों के घरों में इंग्लिश के चैनल को ऑन करने की भी डील की गई थी। महीना फिक्स था, लोगों के घरों में पैसा देते थे। 20 लाख रुपए एक अकाउंट से सीज किए गए हैं। एक आदमी से 8 लाख कैश बैंक लॉकर से रिकवरी हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, इस मामले में रिपब्लिक टीवी घेरे में है। अब देखना होगा इसका क्या नतीजा होता है।
तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल मिलेट टाइम्स को।